बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर काम आगे बढ़ चुका है और अब लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी अब तो कोई पीछे रह ही नहीं गया मामला। जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल थी इस वक्त हुकूमत के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो सेनेट था। सेनेट के अंदर थोड़ी मुश्किल थी। कौमी असम्बली में मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि आईनी अदालत ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशस्तें हैं वो मौजूदा हुक्मरान सियासी जमातों में बांट दी थी, जिसके बाद उनके पास कौमी असम्बली में जाली अक्सरियत मिलाकर और फार्म 47 मिलाकर ये सब करके 2/3 अक्सरियत सिंपली उनको मिल गई थी। हाँ, सेनेट में उनके लिए प्रॉब्लम था, उनको 2-3 नंबर कम हो रहे थे। बल्कि एक सेनेटर जो है हुकूमत के, इरफान सिद्दीकी साहब, वो बीमार भी थे, तो इन्हें 64 का नंबर पूरा करने के लिए दिक्कत का सामना था, लेकिन वो नंबर पूरे हो गए। और नंबर पूरे कैसे हुए पहले तो आप ये देख लीजिए, फिर बताते हैं तरमीम क्या है। फिर 2-3 बड़ी ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव मेरे पास खबरें, वो भी आप तक पहुंचाता हूं। नंबर 1 तो ये कि नाज़रीन, बलूचिस्तान से फजल रहमान साहब के सेनेटर अहमद खान, ये फजल रहमान की पॉलिसी के खिलाफ गए। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप छोटी सी पार्टी है और थोड़े से सेनेटर्स हैं, थोड़े से अरकान असम्बली हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर नहीं पाए। तासुर यही है कि फजल रहमान साहब ने इस मरतबा फिर सहूलतकारी की और उस सहूलतकारी के नतीजे में वो खुद तो पाकिस्तान से बाहर चले गए। वो अपने बेटे के साथ दुबई रवाना हो गए मुबैना तौर पे। फिर उन्होंने कुछ और जगहों पे जाना है, वहाँ पे भी जाएंगे। जबकि उनका एक सेनेटर इस्तेमाल किया गया, अहमद खान, और उसने जाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक आईनी तरमीम के लिए वोट डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सैफुल्ला अबरू जो है, ये सिंध से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर हैं, कारोबारी बंदे हैं। ये बिलावल से भी मिले थे और बहुत पहले से ये मशकूक हो चुके थे, और इन्होंने भी जाकर वोट डाल दिया। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। देखें, मैं वैसे ही कह दूं कि जी बड़ी कोशिश की, बेचारे चेयरमैन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के या बाकी ओहदेदारान ने बड़ा जोर लगाया कि अपने सेनेटर्स को रोकें, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि कौमी असम्बली में उनको पता है कि क्या चल रहा है, और सेनेट के अंदर 1-2 सीटों का मसला था, तो पीटीआई ने कोशिश भी नहीं की कि वो कोशिश करते। बहरहाल सैफुल्ला अबरू और अहमद खान, इन दोनों ने वोट डाला, एक पीटीआई का और एक फजल रहमान का, और इनके वोट के बाद 27वीं आईनी तरमीम में सेनेट में हुकूमत का मसला हल हो गया। अब पीछे क्या रह गया? कौमी असम्बली। वहां पे तो मामला पहले ही ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और फजल रहमान साहब नाकाम हुए। फजल रहमान साहब के बारे में अब भी सबको यही शुबा है कि उन्होंने खामोश सहूलतकारी की है, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ फजल रहमान साहब अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हासिल कर लेंगे। अब आ जाए जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। मैं अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, मैं आपको अभी दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि इस तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, सबसे बड़ा लूजर कौन है। लेकिन बिलावल के नाना ने फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा था, मुल्क को तोड़ा था। बिलावल के नाना ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर मुल्क को तोड़ा था, और बिलावल ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के आईन को दफन कर दिया। सिंपल इज दैट, कि आज पाकिस्तान में आईन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अदालत में देख लें, कुछ भी नहीं बाकी बचा दिया, ख़त्म हो गई। अब वो जो जजेस कभी डट के खड़े होते थे या कोई बातचीत करते थे, उनकी कोई औकात नहीं है। जब दिल करेगा उनको घर भेज दिया जाएगा। लिहाजा वो जजेस भी फैसला करें कि उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर ये लड़ाई लड़नी है या बाहर निकलकर वकला के साथ मिलकर कोई तहरीक तैयार करनी है, ये जजेस को भी फैसला करना पड़ेगा। बहरहाल बिलावल ने वो आइन दफन कर दिया जो उसके नाना की तरफ से क्रेडिट लिया जाता था। जो भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी, जरदारियों ने मार दिया। भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी इतनी दहाइयों में, लेकिन जरदारियों ने भुट्टो को मार दिया और भुट्टो का आइन दफन कर दिया। सो कॉल्ड भुट्टो, सबका ही मिलजुल के आइन बनाया था सबने, बड़े बड़े रहनुमा हुआ करते थे आइन बनाने वालों में शामिल। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके बदले में क्या मिलेगा? देखिए, एक तो फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने दी जाएगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना वज़ीर आज़म बनाएगी। फौरी तौर पे पहला तोहफा ये मिलेगा, और फिर बिलावल और जरदारी के साथ मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे कि फ्यूचर में बिलावल को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाना है। उसके लिए जरदारी खानदान को कुछ और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और वो आने वाले दिनों में आप कुर्बानियां देख लेंगे। बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है। बिलावल ने कहा, जी हमारे आइन में एक कमजोरी और एक कमी थी।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने इस कमी और कमज़ोरी को पूरा कर दिया। कमज़ोरी पता क्या थी? ता हयात इस्तिस्ना वाली कमज़ोरी थी। कमज़ोरी ये थी कि जनाब हमने भुट्टो को इतना पॉलिश करना है, इतना पॉलिश करना है कि उनके अंदर शक्ल नजर आए। पीपल्स पार्टी से कभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जब हम पीपल्स पार्टी को जोड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी थी। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद का किरदार कोई बड़ा काबिल तारीफ नहीं था, लेकिन जिन हालात में उन्होंने मौत को कबूल किया, उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोया। बेनज़ीर भुट्टो ने भी आगे उस दाग को मिटाने में बड़ा सियासी किरदार अदा किया। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के बाद जब ये पार्टी जरदारियों के कब्जे में गई तो उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के। आज जमहूरियत को दफन किया है तो पीपल्स पार्टी ने किया है, वो इसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है। आइन में कौन सी कमज़ोरी दूर की है? आपने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में किसी आर्मी चीफ को, किसी फौजी को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं जो इससे पहले कभी किसी के पास नहीं थे। ये आपने किया है। आप सिविलियन सुपरमेसी की बात करते करते तमाम सिविल इदारों का कंट्रोल ख़त्म कर दिया आपने। अदलिया को एक पुर्जा बना के रख दिया, तमाम इदारे कंप्रोमाइज़ कर दिए और फर्द वाहिद के हाथ में सारी ताकत आपने दे दी। ये इन्होंने किया है। नवाज शरीफ को इसमें क्या मिला और नवाज शरीफ ने ये क्यों किया, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है 27वीं आईनी तरमीम का? तो सादा बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ खुद है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, मेरी सोर्स से बात हुई और ये वो लोग हैं जो चंद लोग जाकर मिले नवाज शरीफ साहब से हाल ही में, और उन्होंने इसके बारे में मियां साहब से राय जानना चाहिए। क्योंकि देखें, कन्फ्यूजन फैल गया था कि इस किस्म की घटिया कानून साजी आइन को दफन करने के मुतरादिफ है। ख्वाजा साद रफ़ी दायरों के सफ़र की बात कर रहा है कि दायरों में घूमते रहेंगे तो दायरों में ही घूमते रहेंगे। जो PMLN के नजरियाती लोग हैं, जो बेचारे थोड़ा बहुत अवाम में जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने। लेकिन जो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। कुछ लोग ये बयानियां बना रहे थे कि नवाज शरीफ, और ये कन्फ्यूजन फैल रही थी कि नवाज शरीफ कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले सकता है, या नवाज शरीफ इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, या नवाज शरीफ इस किस्म की घटिया आइन साजी के हक में नहीं है। इस किस्म की बातें कुछ लोग कर रहे थे। हकीकत बताता हूं, नवाज शरीफ साहब से जो लोग जाकर मिले, उन्होंने जब मियां साहब के सामने सिचुएशन रखी और पूछा कि रहनुमाई करें जनाब, आप रहनुमा है, तो नवाज शरीफ साहब ने अब बातें जो की हैं वो सुनने वाली हैं। मियां साहब ने कहा जी, पहली मरतबा हुआ है कि फौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी। इस मरतबा फौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियां साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियां साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की जरूरत है। जितनी जरूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? ये नवाज शरीफ ने अपने साथियों से पूछा कि मौजूदा वक्त में हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है, अगर ये बीच में से निकल जाए, ये ना हो, तो कोई दूसरा जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने साथियों को समझाया, बल्कि उन्हें हसीना वाजिद की मिसाल भी दी। वहां पे एक बंदे ने जिक्र किया, फिर वो मिसाल हुई कि जी देखें, फिर तो ये घंटों की बात रह जाएगी ना। तो पब्लिक के अंदर तो बहुत गुस्सा है। ये तो आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ त्याग दिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फोर्सेस की ताकत सारी लगा के कुछ ना कुछ करके मामला रोक के रखा हुआ है। नॉर्मल हालात हो तो पाकिस्तानी निकल के तहस नहस कर दें हर चीज को, जितना लोगों को गुस्सा है। लेकिन जो रियासती जबर और फस्तायत है वो एक रुकावट बनती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक बन पाएगी ना। एक हद से जाके आगे तो ये सारी चीजें भी बेमानी हो जाती हैं पब्लिक के लिए। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अब नारा दे दिया, उन्होंने कहा जी आजादी या मौत चाहिए या आजादी चाहिए। तो अगर इस नारे के ऊपर अमल दरामद करने के लिए लोग तैयार हो गए, मैं करोड़ों लोगों की बात नहीं कर रहा, लाखों की नहीं कर रहा, चंद हजार लोग भी तैयार हो गए तो मुसीबत बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये कभी भी अपने ऊपर अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते। ये जो 26 नवंबर का कत्लेआम है, ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी का कत्लेआम है। और जो मुरीदके के अंदर कत्लेआम हुआ, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। मैंने उस दिन आपको ट्रक की वीडियो दिखाई कि उसके अंदर उठा उठा के बंदे डाले जा रहे हैं।
और बड़ी अजीबोगरीब मनाजिर हैं वहाँ पे जो लोगों ने देखे। हज़ारों गोलियाँ निहत्ते कारकुनों के ऊपर फायर कर दी गई। ये जो मुरीद के में हुआ, ये सारे हाथ बाद में एस्टेब्लिशमेंट के खाते में नवाज शरीफ ने और उसके ख़ानदान ने डाल देने हैं। ये बात आसिम मुनीर भी अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा उन्हें चाहिए इस्तिस्ना, और उन्हें इस्तिस्ना मिल गया। लेकिन इस आईनी तरमीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो नवाज शरीफ है आज के दिन में, कि अब वो आसिम मुनीर को मजीद इस्तेमाल कर सकता है अपने सियासी मकासद के लिए कि जनाब हमने आपके लिए ये किया, आप हमारे लिए ये करें, हमारे मुखालिफिन को कुचलें। और इसमें इमरान खान साहब को अपने मुकाबले से हटाना या उनको इररेलेवेंट करना नवाज शरीफ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो मुंह से जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर क्या चल रहा है। तो बेनिफिशियरी जो है वो आसिम मुनीर से बड़ा इस सारे मामले का नवाज शरीफ है कि आइन की हमायत कर। लूजर इसका कौन है? मेरे या ये बार बार आइन मुअत्तल कर देते हैं, आइन से गद्दारी कर देते हैं, आसिम मुनीर ने आइन को तब्दीली कर देते हैं फील्ड मार्शल। और अब जैसे 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल सब जानते हैं। एक हद तक आपने हलफ लिया था, मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने हलफ की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? ये ताहयात ओहदा मिल गया, अपने हलफ से कोई गद्दारी कैसे कर सकता है? लेकिन ये मर्द की शान नहीं है, एक चीज हो गई कि ये मोमिन की शान नहीं है। और इख्तियारात के हुसूल की इनकी ख्वाहिश। जब इंसान हलफ ले लेता है ना कि मैं ये करूंगा, तो उसके लिए वो अपना सर भी कटवा लेता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। नंबर 2, आपने हलफ लिया हुआ है कि मैं आइन की वफादारी करूंगा, उसकी हमायत करूंगा, कुछ भी करें, इनके कहां की हमायत सकता? बार बार आइन को तब्दील किया, बार बार शख्सियात के लिए आइन को बदला, आइन को मरोड़ा, आइन को तोड़ा। एक कमजोरी, लेकिन इसके बावजूद आज तक एक भी जर्नल अकाउंटेबल नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी ने यही सवाल उठाया। और शख्सियत के लिए या दूसरा, इसके अंदर एक और बात करते हैं हलफ में, नंबर 3, कि अपने आप को हर किस्म की सियासी सरगर्मियों से अलग रखूंगा या किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में शामिल नहीं होऊंगा या उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। इस इमेज के चीफ के साथ तो जनाब फौज से ज्यादा तो सियासत की किसी ने नहीं। इतना आसान नहीं होगा। सियासी जमातें मुश्किल होगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, जर्नैल बनाते हैं, क्योंकि फौजी दिलेर होता है नॉर्मली। सियासी जमातें और हुकूमतें, जर्नैल के पास क्या होता है? यही जर्नैल अपनी एजेंसियों के साथ मिलकर तोड़ते हैं। क्या होता है? यानी एक फैमिली के यही इनके ऊपर रूल करते हैं, तो लोग समझते हैं, यही तय करते हैं। मैं आईएसआई की कैद में था, तो आईएसआई के ऑफिसर मेरे साथ सियासत पे बात करते थे दिन रात। फौजी है यार, और ये फौजी अफसरान बंदा है यार, दलेर आदमी है। यानी वो फौजी अफसरान जिन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन के मुताबिक, खास तौर पे जो इनका हलफ है, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इन्होंने खुद पढ़ के सुनाया। तो बन गया। ये जितने लोग आईएसआई के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेरी इंक्वायरी करने आते थे, मेरे साथ बात करने आते थे, भी इनके ऊपर लगा दिया गया और मेरे साथ सियासी बातें घंटों तक वहां पे करते थे। हमने तो नहीं लगाया। सियासत में अपने आप को घटिया सियासत में इन्वॉल्व करते थे। ना हो जाए, इन्हें डर लग रहा है कि वो सारे तो हलफ लेकर आए हुए थे। भाई जिसने अपना हलफ ही तोड़ दिया, कोई बात पूछ ना वो रब को क्या खुश करेगा और बाकी क्या काम करेगा? हलफ तोड़ने के बाद तो आदमी का किरदार वैसे ही खत्म हो जाता है। तो आपने अपना हलफ तोड़ दिया, ये कितने अफसोस की बात है। कि आसिम मुनीर साहब, ये सबको सोचना चाहिए कि जब आप हलफ लेते हैं अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर, तो फिर आप पर जिम्मेदारी होती है बहुत काम हो चुका कि आपने वो हलफ नहीं तोड़ना, किसी सूरत नहीं तोड़ना। आसिम मुनीर साहब DGISPR थे एक माजी में, उनका एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूँ, आसिफ गफूर का। शरीफ की जगह, यानी जब वक्त पड़े तो ये ऐसे स्टेटमेंट भी दे देते हैं, जाके सर्व करेंगे। उनका कहना था आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर नहीं होता। ये हो गया आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर, देख लो, चेक कर लो। रीजन की जो फोर्स है, और आर्मी पाकिस्तान से ऊपर नहीं होती। वो वहां पे जाके अपनी पूरे पाकिस्तान को तो इस्तिस्ना नहीं है, आर्मी चीफ को इस्तिस्ना है आपके। वन टाइम अप्रूवल चाहिए होगी। तो अगर हमारी सोच ये है कि कोई फर्द मिल गई और वो चले गए, इदारे चले गए थे, और कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं है, यानी हम ये कहते हैं कोई फर्द इदारे से बालातर नहीं है, कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं कह सकेगा। जो आजकल सोच है उसके साथ तो उनके पास साबिक DGISPR साहब और हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और ये मुमकिन भी नहीं लगता कि बेहतर हो जाएंगे। फिर नाज़रीन, हुकूमत के लोग एक और बात कर रहे हैं कि क्योंकि कौमी हीरो हैं, फील्ड मार्शल का ओहदा एक दो और ओहदे वो लेते हैं नाम, तो ये कौमी हीरो हैं तो सारी जिंदगी ये ओहदों के ऊपर रहेंगे, इनको इसलिए इस्तिस्ना दिया जा रहा है। भाई हीरो किसी के दिल में होता है। काम करना था, अब नहीं हो सकता फिलहाल। कायदे-ए-आज़म ने तो इस्तिस्ना नहीं मांगा था, जिसने पाकिस्तान बनाया, ना उसने इस्तिस्ना मांगा, ना उसकी बहन ने इस्तिस्ना मांगा, और पल की खबर नहीं। ये बात भी लियाकत अली खान ने इस्तिस्ना नहीं मांगा। मुनीर साहब के लिए बड़ी दिक्कत पैदा, भाई वो लोग इसके लिए वो दर्द नहीं गए कि हमें इस्तिस्ना दे दो। शायद वो जिंदा रहते तो जो चीजें थी भी आइन में वो निकाल देते, या पाकिस्तान बनने से पहले की। बहुत बड़ा मसला खड़ा, वो कहते हैं कि भी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जो इमरान खान साहब ने उन्हें वो तो बराबरी के लिए आवाज उठाते थे,
सबके हुकूक के लिए आवाज उठाते इस इमेज से जान छुड़ानी पड़ेगी। यहाँ इस्तिस्ना शामिल कर दिया और हीरो वो होता है जो लोगों के दिलों में हीरो होता है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी इमरान खान पिछले 51 साल से 52 साल से इस कौम का हीरो चल रहा है लगातार। दिन से अर्दली लगता सब, मुझे हर आदमी कहता है बल्कि अब तो 54 साल हो गए ऑलमोस्ट। लोग बिलीव कर लेते हैं। 1971 में उन्होंने एक तो जान छुड़ानी पड़ेगी इस बतौर तासुर से, क्रिकेट हीरो के पड़ेगा कौम के सामने वो आए थे। कैसे करेंगे? तो आज लगभग कह दिया है तो इसके ऊपर मेहनत 53-54 साल हो गए। इतने लंबे अरसे से एक आदमी हीरो चल रहा है। उनको देखेंगे और एक एक चीज के ऊपर उंगली भी उठाएंगे। इतने लंबे अरसे ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। लोगों के दिलों में वो हीरो है। मुसीबत ये पड़ गई है कि आज पाकिस्तानी उससे प्यार करते हैं। तो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन और उस पर दिन रात कीचड़ उछालने वाले लोग जो गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं वो भी ये कहते हैं कि यार वो 90% है। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आसिम मुनीर साहब के बहुत मकबूल लगा दिया है। अवाम उसके साथ है, ये सब मानते हैं। तो वो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है कि अगर उन्हें इस्तिस्ना उनके लोगों के दिलों के अंदर वो हीरो, कल को उन्हें कोई भी पकड़ के तो हीरो बनने के लिए या लोगों के दिलों में मुकाम हासिल करने के लिए आपको इस्तिस्ना में हाजिर होने के लिए बुला लिया जाएगा। पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ओहदे ये नहीं चाहिए होता के लिए वो इस्तिस्ना लेने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कौम के हीरो इर्द गिर्द एक आईनी दीवार हमेशा रहेंगे। ये बुज़दिली का एक तासुर। अब्दुल सत्तार ईदी कौम के हीरो हैं, जो नहीं होना चाहिए था, हमेशा रहेंगे। चीजों से इमरान खान कौम का हीरो है, पड़ेगी आसिम मुनीर साहब कायदे आजम कौम के बहुत बड़े हीरो हैं, बाबा कौम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनका कल पाएंगे तो आपको इकबाल डे था। फिलहाल तो ये एक ऐसी मुसीबत है तो वो कितने बड़े हीरो हैं, फेस कर रहे हैं। तरीके एक सदी से पीछे आएंगे, ऊपर हो गया उनकी खिदमत, नहीं करते, तालीमात, उनकी तहरीरें वो आज भी लोगों को याद कोई नहीं पड़ता। क्योंकि इस वक्त एक जाली जो हीरोज होते हैं ना वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इस सारे उन्हें ये टाइटल्स की जरूरत नहीं होती। ये टाइटल्स जो हैं ये कमजोर लोगों को चाहिए होते हैं। तब तक बड़ी सख्त ज्यादती की पीपल्स पार्टी ने और पीएमएल ने मिलकर तो फिर तो एक बहुत बड़ी फील्ड मार्शल को बड़ा मोमेंटम आवाम की नजर में बुज़दिल साबित करने की कोशिश की है। तब तक वो नहीं बन रहा मोमेंटम। इन्होंने साबित किया आवाम की नजर में कि आपका फील्ड मार्शल बुज़दिल है, वो डर रहा है मुकदमात से, इस रास्ते तक वो भाग रहा है आगे लग के, को ले जाए, वो कह रहा है मुझे बचाओ। स्पेशली जो ये इन्होंने किया फील्ड मार्शल के साथ, नौजवान है उन्हें उस नहज तक ले जाएं। एक अच्छी खासी मिथ बनी हुई थी कि जर्नैल दलेर होते हैं आमतौर पे, वो मिथ भी तोड़ दी पकड़ के अपने हाथों से। फील्ड मार्शल को चाहिए कि इन चीजों को लात मारे और वो ये कहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, ना इस्तिस्ना चाहिए, ना लंबी नौकरी चाहिए, वो ताहयात वाला वाहियात काम भी बंद करो खूबसूरत अल्फाज में। और ये जो निकालने का तरीका ये सब छोड़ो, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, मैं फेस करूंगा हर चीज। उन्होंने कहा जी कि सबसे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया फेस कर रही है। होता है अगर 90 साल की उम्र में लोग जेलों में जा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तारीखी हकीकत, जनरल अमजद शुएब को भी तो बंद किया गया था ना, नहीं जा सकता, तो क्या प्रॉब्लम है? राणा सनाउल्लाह साहब से आप भी बर्दाश्त कर सकते हैं। आर्टिकल 6 का फिर क्या बनेगा? ये तासुर जो है ये हुकूमत बना रही है। और देखिए हालात इनके ये हैं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कौन है, क्या कोई जज तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं था, ये एतजाज एहसन साहब ने बताया। मैं तोड़ता हूं नहीं, और उसमें ये कहा गया कि जनाब 243 फौज का अंदरूनी मामला है। कौन सा अंदरूनी मामला है जिसमें पूरी जिंदगी का इस्तिस्ना मिल गया, या कोई फौजी और एक आईनी अदालत बनने जा रही है, आईन को तोड़ता है। आप कह रहे हैं फौज का अंदरूनी मामला, आपने पाकिस्तान के सिपा सलार को बुज़दिली का ठप्पा लगा दिया उनके ऊपर, ये अंदरूनी मामला है फौज का, देते हैं। हद हो गई वैसे। बल्कि आईन के अंदर निकलिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए कि जनाब हमारा सिपा सलार दलेर नहीं, ये इन्होंने काम किया। नहीं हो सकती। कुछ और खबर भी है नाज़रीन, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, दे दी गई है। लेकिन इसमें एक चीज आपको बताता हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत ठीक नहीं, सेनेटर हैं, सियासतदानों के सामने कुछ लोग ये खबरें दे रहे थे कि शायद वो तरमीम में वोट ना करें। मेरी बात याद रखिएगा और लिख के रखिएगा, अगर तरमीम में एक भी वोट कम हुआ ना तो इरफान सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, इनको व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे भी लाना पड़ा तो लाके वोट ले लेंगे। क्या करना है वो हम सब अच्छी तरह जानता हूं। अब तक लेते ही अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। ये खत सामने आया और इसमें उन्होंने कहा जी कि आईनी अदालत से मुशावरत के बगैर अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम नहीं हो सकती। और साथ उन्होंने ये भी लिखा, एक कंट्रोल्ड आईनी अदालत वक्ती सियासी मफादात की तकमील तो कर सकती है, यानी इतना तो कर सकती है, मगर ये जमहूरी रियासत को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाएगी। फौरी तौर पे कोई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए या तरजीहन तमाम आईनी अदालतों के जो जज हैं उनका मुश्तरका इजलास बुलाया जाए ताकि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के असरात पर गौर करके इदारा जाती रद्द-ए-अमल दिया जाए। ये मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिख दिया नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर रखा है। जजों को और वकला को अब फैसला करना पड़ेगा, सहाफ़ियों को भी करना पड़ेगा। अब हर आवाज़ कुचल दी जाएगी,
आप ये नवंबर का महीना गुजरने दें, दिसंबर के महीने में आप एक नया और अजीबोगरीब किस्म का पाकिस्तान देखेंगे। उसके अंदर ये चीज़ों को किसी और नहज पे ले जाएंगे। लेकिन मेरा एक बात मानना है, जब भी कभी रात बहुत अंधेरी होती है ना, तो वो ऐलान कर रही होती है कि बस सुबह होने वाली है। तो सुबह होने वाली है नाज़रीन, और उसके असरात ये हैं